तो मेरे सामने आप ये जो कार देख रहे हैं, ये है हुंडई की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार हुंडई क्रेटा। और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी इस हुंडई क्रेटा का लॉन्ग टर्म ऑनरशिप रिव्यू। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग की काफी दिनों से काफी लोगों ने डिमांड की थी कि अपनी क्रेटा का एक रिव्यू दीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्रेटा हमने कब खरीदी थी। ये क्रेटा हमने खरीदी थी 2019 में फरवरी के महीने में। और अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये चल रहा है नवंबर 2023, तो करीब 4.5 ईयर्स आप इसको समझ सकते हैं। इन 4.5 सालों में हमने अपनी इस क्रेटा को करीब 1,20,000 किलोमीटर चलाया है। और इस 1,20,000 किलोमीटर के बाद हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट इतना अच्छा रहा है कि हो सकता है कि आगे भी अगर कोई गाड़ी लेना हो हमें, तो हम दोबारा शायद यही ले लें। तो हमारे पास ये जो गाड़ी है, ये क्रेटा का बेस मॉडल है, डीजल वर्जन, जो 2019 में E+ मॉडल के नाम से आता था। इस गाड़ी में उस समय चारों नॉर्मल व्हील्स आते थे, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो थी, 2 एयर बैग्स, मतलब बेसिकली गाड़ी अपने आप में कंप्लीट थी और आप इसको चला सकते थे। अब इस गाड़ी को लेने के बाद हमने इसमें काफी सारी मॉडिफिकेशन की, काफी सारी एसेसरीज फिट की। और लेने का जो मेन पर्पस भी यही था, बेस मॉडल, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट में इसको इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशंस में, इसमें एलॉय व्हील हमने लगवाए थे, चारों एलॉय व्हील, जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने अलग से बना रखा है। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि इन एलॉय व्हील्स के साथ क्या प्रो है, क्या कौन से, क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आगे आओ, इसके अलावा आप ये जो साइड व्यू मिरर्स देख रहे हैं, ये भी इसमें जो होता है ना, वो बेस मॉडल में इलेक्ट्रिक आता था, लेकिन फोल्डिंग नहीं आता था। और ये हमने दिल्ली में जाके फोल्डेबल मिरर्स लगवाए थे। ये करीब 15,000 का हमें पड़ा था। उसके बाद इस गाड़ी में जो हेडलाइट आता है ना, वो हेडलाइट बेस में जो हेलोजन था वो आता था, जिसमें हमने प्रोजेक्टर विथ HID लगाया था। करीब 30,000 इसका कॉस्ट पड़ा था। और इसके अलावा फॉग लाइट्स भी इसकी DRL के साथ है, ये लगवाई थी, जो कि बेस मॉडल में नहीं आती थी। इसके अलावा क्रोम के बहुत सारे आइटम्स लगाए थे। लाइट्स के ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो वो भी हमारे चैनल पे है, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि HIDs वगैरह कैसे फिट की हैं और फॉग लाइट वगैरह कितने का पड़ा है। इसके अलावा इस कार में ये हमने देखिए एक रूफ रेल लगवाई थी, जस्ट फॉर शो। उसके अलावा ये क्रोम हैंडल्स लगवाए थे और क्रोम की बीडिंग वगैरह थी। और साथ में पीछे में ये एक रॉड लगवाया था, जो उस समय हम लोग पटना में रहते थे, तो वहां के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां इतना रश रहता है ट्रैफिक का ना, कि पीछे से रिक्शा, साइकिल, बाइक वगैरह जो है ना, वो लगते ही रहते हैं, वो ठोकते ही रहते हैं। तो वहां के लिए जरूरी था, लेकिन अब मैं इसको निकलवा दूंगा। अब यहाँ गुजरात में इसकी जरूरत नहीं लग रही है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर बैठकर बातें करते हैं, और वहां बैठ के मैं फिर आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो हाँ जी, सबसे पहले आप देख लीजिए, गाड़ी हमारी चल चुकी है 1,20,698 किलोमीटर। और पिछले 4.5 सालों की बात करें तो हमने इस कार से बहुत सारी रोड ट्रिप्स की हैं। मेनली ये कार हाईवेज पर ही चली है, सिटी ट्रैफिक में भी चली है, बट 1,20,000 में आप मान के चलिए कि इसमें से करीब 70 से 80,000 किलोमीटर हाईवेज पे ये चली होंगी। रोड ट्रिप्स के ब्लॉग्स जो हैं वो हमारे आप देखते ही रहते हैं, तो आपको आइडिया होगा ही कि मेरी साल भर की जो एवरेज रनिंग है वो करीब 25,000 के आसपास है। तो उसमें से 18,000 तो आप मान के चलो कि रोड ट्रिप्स के ही होते हैं। अब अगर कंफर्ट लेवल की बात करें, ये जो कार है नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है ड्राइव करने के लिए भी। बेस मॉडल होने के बावजूद में इसमें ना सीट जो है ना हाइट एडजस्टेबल आता है, ये देखिए, ठीक है। तो हाइट जो है ना वो इजीली आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार में बाकी ये जो क्रूज कंट्रोल है और ये जो स्टीरियो है और स्टीयरिंग कंट्रोल है, ये सब हमने बाहर से फिट करवाया था। अगर माइलेज की बात करें तो ये जो कार का माइलेज है वो डिपेंड करता है बहुत हद तक आपकी ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक पे। हाईवेज पर 4 लेन 6 लेन हाईवेज पर अगर आप 100 के नीचे चलते हैं तो ये गाड़ी इजीली आपको 21 से 22 का माइलेज देती है। नॉर्मल जो अनडिवाइडेड हाईवेज होते हैं
जिस पे आप 60, 70, 80 की स्पीड पे चलेंगे, वहां भी ये कार 20 प्लस का माइलेज निकाल देती है। अगर सिटी ट्रैफिक की बात करें तो दिल्ली, नोएडा में जब हम लोग थे तो वहां इस कार का एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 14-15 आता था। और अभी गुजरात में भी, राजकोट में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ भी इसका एवरेज 15 to 15.5 रहता है सिटी में। लेकिन पटना में चूंकि थोड़ा डेंस ट्रैफिक था तो वहां एवरेज इसका 11-12 से ऊपर नहीं जाता था। माइंड इट, ये डीजल गाड़ी है। अगर बैक सीट की बात करें तो इस पर मुझे बैठने का बड़ा कम नसीब हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ड्राइविंग सीट पे रहा हूँ। फिर भी मिसेस बैठती हैं, लवी बैठती है, तो इन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है कि भाई बैक सीट भी कंफर्टेबल है। हाँ, कुछ चीजें मिस होती हैं, अब बेस मॉडल में वो आप जो है एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर वो जो कप होल्डर होता है, अगर वो होता ना तो आर्म रेस्ट का अच्छा काम करता है। खैर नई क्रेटा में शायद ये आने लगा है बेस मॉडल में। इसके अलावा सीट कवर्स हमने निकलवा दी हैं। ये गाड़ी का ओरिजिनल इंटीरियर है जो आप देख रहे हैं। पीछे की सीट जो है वो इसकी विड्थ इतनी है कि आप आराम से इस पे 3 लोगों को बिठा सकते हैं। 3 एवरेज बिल्ट लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट वाले जो होंगे उनको तो पूरा कंफर्ट मिलेगा, बीच वाले के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन फिर भी आप आराम से 200 से 400 किलोमीटर की यात्रा इसमें कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की। इस गाड़ी का जो सर्विस इंटरवल है वो हर 10,000 किलोमीटर पे है, और एवरेज जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी वो 6,000 से 9,000 के बीच आएगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो डीजल फिल्टर है वो चेंज होता है कि नहीं। डीजल फिल्टर हर 20,000 किलोमीटर पे चेंज होता है, तो वही 2,000 का एक्स्ट्रा फर्क आ जाता है। इसके अलावा हर आपको 20 से 30,000 किलोमीटर पे व्हील अलाइनमेंट करवाना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा आप समझ लीजिए 500 से 700। इसके अलावा जो नॉर्मल ऑयल और फिल्टर और वगैरह चेंज होते हैं, इन सब के लिए 5-6 हज़ार। तो ओवरऑल अगर आप साल में 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और 2 सर्विस कराते हैं, तो मान के चलिए कि मोटा मोटी 15 से 17,000 आपका इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। अगर हम बड़े खर्चों की बात करें तो ब्रेक पैड, क्लच वगैरह की अगर बात करें, पहली बात, इस गाड़ी में आगे में डिस्क ब्रेक है और पीछे में जो है वो नॉर्मल ब्रेक्स थे। तो ब्रेक पैड और ब्रेक शू जो है ये आपको करीब 30 से 40,000 किलोमीटर पे चेंज करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 50,000 किलोमीटर समझ लीजिए, और उनका कॉस्ट करीब 3,000 से 4,000 के बीच में आता है एक पेयर का। क्लच की अगर बात करें तो मेरी गाड़ी 1,20,000 किलोमीटर चली गई है, और इसका क्लच मैंने पहली बार खुलवाया 1,16,000 किलोमीटर पे। हालांकि क्लच के बारे में कहा जा सकता है कि यह बहुत हद तक आपकी ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी कार हाईवे पे ज्यादा चली और क्लच मैं बहुत कम यूज करता हूँ, तो मे भी इसलिए क्लच का लाइफ इतना ज्यादा था। अदरवाइज क्लच आपको 50,000, 60,000 में भी बहुत लोगों के चेंज होते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों की सिटी में तो 30-30 हज़ार पे क्लच चेंज करने की नौबत आ जाती है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कहूंगा कि इस स्पेसिफिक गाड़ी में 1,00,000 किलोमीटर क्लच चलता है, वो बहुत हद तक आपके ड्राइविंग पर डिपेंड करेगा। बट मेरा जो था वो मैंने एक्सपीरियंस आपको बता दिया। एज ए फैमिली अगर बात की जाए तो हम लोगों की 4 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। तो एज ए फैमिली कार जो है ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा क्रेटा लेना हमारा। इसका एक बड़ा मेन फीचर जो मैंने बहुत बार बताया और ब्लॉग्स में भी दिखाया है कि इसमें पीछे अगर आप सीट फोल्ड कर दे तो पूरा फ्लैट बेड बनता है, डिक्की से लेकर के सीट तक। उसमें 5 फुट से ज्यादा की जगह आती है और उसमें आराम से 2 बंदे सो जाते हैं। तो बच्चे अक्सर पीछे सोते हैं जब मैं रात को ड्राइव करता हूँ, कभी कभी मिसेस और कभी कभी मैं भी जाके इनके साथ सो जाता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के साथ। कोई इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा लोग यूट्यूब पर दिखाते हैं कि लकड़ी का फ्रेम बना लिया, बेड बना लिया, कुछ नहीं। रियर सीट फोल्ड कीजिए, गद्दा डालिए, बिंदास चलिए, मजा आ जाता है इसमें। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं हुंडई की सर्विस की बात करूं तो हुंडई का सर्विस सेंटर आपको इजीली हर शहर में मिल जाता है, हर छोटे बड़े शहर में। कभी भी कोई मेजर प्रॉब्लम आ भी जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं इस गाड़ी के साथ। हुंडई के सर्विस सेंटर हर जगह है, इजीली वो टो करके भी व्हीकल ले जाएंगे। रोड साइड असिस्टेंस भी उनका अच्छा है, स्पेयर पार्ट्स भी उनके ज्यादातर क्रेटा के अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये गाड़ी बहुत बिकती है और सर्विस सेंटर में हमेशा कोई क्रेटा आपको खड़ी मिलेगी, कुछ ना कुछ सर्विस में आई रहती है। अगर कुछ पार्ट्स अवेलेबल भी ना हो तो आपके रिक्वेस्ट करने पर या ऑर्डर करने पर विद इन 3 to 4 डेज वो पार्ट्स मंगा भी देते हैं। तो एक चलती फिरती गाड़ी लेने का फायदा तो है। चलती फिरती इन द सेंस का मतलब कि जो मार्केट में ज्यादा चलती है, और क्रेटा अपने सेगमेंट की लीडर कार है। और ये कार है, पहली बात तो ये एसयूवी नहीं है।
इसको स्यूडो एसयूवी कह सकते हैं। इट इज जस्ट ए कार विथ ए लार्ज या विथ हाई ग्राउंड क्लियरेंस। इसको एसयूवी तो मत ही बोलिए, सफारी वगैरह और हैरियर से तो बिल्कुल मत इसको कंपेयर कीजिए। 1500-1600 सीसी की कार होने का फायदा ये होता है कि इसमें आपको माइलेज भी डिसेंट मिलता है और इसमें पिकअप और एक्सेलरेशन भी बढ़िया मिल जाता है। तो फैमिली के हिसाब से घूमने फिरने के लिए या इनफैक्ट सिटी में भी चलाने के लिए ये कार वन ऑफ दी बेस्ट मानी जाएगी। तो इस कार के साथ हमने अपने पिछले 4 या 5 साल बहुत अच्छे बिताए हैं और इनफैक्ट इस कार से पहले भी हमारे पास हुंडई क्रेटा ही थी। 2015 में जब क्रेटा लॉन्च हुई थी तो हमने अगस्त में ही वो क्रेटा ले ली थी पटना से। 2019 तक हमने वो क्रेटा चलाई थी, रेड कलर की थी। वो क्रेटा आज भी हमारे पास है, घर में है झारखंड में, और वो क्रेटा 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। इस कार की वजह से कभी हमने ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं फेस की है। तो जो लोग भी मुझसे पूछते हैं कि ये मिड साइज सेगमेंट में 15 लाख के नीचे में अगर कोई कार लेनी है तो मैं हुंडई क्रेटा ही सजेस्ट करता हूँ। अगर आपका रनिंग कम है तो पेट्रोल वर्जन ले, रनिंग आपकी ज़्यादा है, मेरी तरह है, 20,000-15,000 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग है, तो ही आप डीजल के बारे में सोचें। प्लस अगर आप फ्लैट बेड के पीछे नहीं पड़ना चाहते हैं, जो कि मेरे लिए तो ज़रूरी है, हो सकता है आपके लिए ज़रूरी ना हो, तो मैं कहूँगा कि फिर क्रेटा ना ले करके आप वेन्यू ले ले या किया की सोनेट ले ले या इनफैक्ट टाटा की नेक्सॉन या ब्रिजा भी चलेगी अगर पेट्रोल लेना है। और डीजल लेना है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, फिर आपको वेन्यू में ही जाना पड़ेगा। 1.5-2 लाख बचत भी हो जाएगा और कार भी आपको थोड़ा ऊपर के मॉडल मिलेगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा मज़ा लेना है बेड का तो फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इसी गाड़ी में आना पड़ेगा। या फिर आपको किया सेल्टॉस में भी आप जा सकते हैं। चूंकि वो गाड़ी मैंने यूज़ नहीं की है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है और आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी क्रेटा के बारे में और क्यों हम इस गाड़ी को इतना चाहते हैं। ये गाड़ी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही है और अब मैं बता भी देता हूँ, ये फैमिली मेम्बर हमारी जाने वाली है और इसके बदले एक नई गाड़ी बहुत जल्द आने वाली है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।